भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो G7 के विजिट के दौरान यानी जाते समय साइप्रस में रुक करके जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि साइप्रस बड़ा हाईलाइट हो गया। अब साइप्रस में क्यों रुक रहे हैं, साइप्रस में रुकने का रीजन क्या है, टर्की को कैसे इसमें काउंटर होगा, और टर्की का जो एक अच्छा खासा दोस्त है अजरबैजान, अजरबैजान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि टर्की के दिमाग पे सलवटें जो है वो उसके पेशानी पे सलवटें पड़ चुकी हैं। सोचने वाली बात है। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से जो कॉन्शियस रीजन है, यानी जो जिस एरिया के बारे में भी चर्चा करूंगा, बहुत टेक्निकली सारी बातें करने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के करते हैं शुरुआत। और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे हैं तो बिना कोई देरी के कर लीजिए सब्सक्राइब, सो दैट सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल पाए। बिकॉज हम यहां पे जिस चीज में बिलीव करते हैं वो है ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट। मेरे दोस्तों, आपने रिसेंटली देखा होगा कि पीएम मोदी का जो एक प्लान हुआ है कि भाई अभी जब हम जाएंगे G7 के लिए तो साइप्रस के अंदर हम रुक करके जाएंगे। अब साइप्रस में जाकर के सीधा सीधा टारगेट जो है जिसको बैलेंस करना है वो है टर्की पाकिस्तान की सॉलिडरिटी। यानी जिस तरीके से हर छोटे मुद्दे पे भारत पाकिस्तान के बीच में जहां कोई टेंशन एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, टर्की अपना जो है वहां पे पैर डाल देता है। अब टर्की को बैलेंस करना तो बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो यूएन के अंदर हो तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत की सॉवरेनिटी पे वो एक तरह से इनडायरेक्टली चैलेंज करता है। तो यहां पे हम एक्चुअली पोल भी खोलेंगे और रियल एनालिसिस भी करेंगे कि एक्चुअली इस एरिया का जो पर्टिकुलर जो एरिया है टर्की और आसपास के एरिया का, वहां जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है और इंडिया के फेवर में वो कैसे जा सकती है। मेरे दोस्तों, अभी अभी खबरें ये जो रही थी कि साहब कनाडा हमको इन्वाइट नहीं कर रहा, बाद में कनाडा की तरफ से इन्विटेशन आना और प्रधानमंत्री जी का ये खबर देना कि भाई हम वहां पहुंचेंगे, ये एक बड़ी बात बन गई। मेन चक्कर क्या है सर कि यहां पे आप समझ लीजिए कि एक ट्रॉइका बन चुका है, ऑलमोस्ट वो बना हुआ है, जिसके अंदर अजरबैजान है, टर्की है और पाकिस्तान है। तो ये तीनों ही जो देश हैं, तीनों देश मिलकर के एक तरह से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक नेगेटिव जिसको हम कहते हैं कि वो एक्शन लेने का प्रयास हमेशा से इनका रहा है। तो भारत इनकी काट कैसे ढूंढेगा? तो भारत ने जो एक सेगमेंट डेवलप किया वो है इंडिया, साइप्रस एंड ग्रीस। थोड़ा देखिए चीजों को, समझ में सब आ जाएगा। हमारे यहां पे जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से टर्की का सपोर्ट पाकिस्तान को मिला और ओपन फ्रंट में आकर के उसने सारी बातें कही इन फेवर ऑफ पाकिस्तान और भारत के अगेंस्ट में, तो ये चीजें ऑब्वियस सी बात है कि भारतीयों को नेगेटिव लगनी ही थी और भारत ने इसका एक डिप्लोमेटिक काट बहुत शानदार ढूंढ ली। वीडियो के जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो आपको इतनी पिक्चर क्लियर होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टर्की जो है अब एक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है और अपने ही जाल के अंदर मकड़ी मानो की खुद फंस चुकी है। मेरे दोस्तों, इस एरिया का थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे इस तरह से यहां पे आपको जयपुर दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, मतलब ये गूगल अर्थ से हमने इसको पिक किया है। तो इंडिया से अगर दूरी पे चलेंगे तो यहां पे आपके ईरान है, ईरान के ऊपर इस जगह के ऊपर, बिकॉज ईरान की बॉर्डर अजरबैजान से एडजॉइनिंग है, तो यहां अजरबैजान है, इधर ये आर्मेनिया है और यहां पे ये आता है आपका टर्की, ये है ग्रीस। यहां पे ये जो छोटा सा एक आइलैंड जैसा आप एक एरिया देख रहे हैं, ये है सर साइप्रस। अब इसको मैं थोड़ा और बेटर क्लियरिटी देता हूं। अब यहां पे आपको टर्की है, टर्की के नीचे ये जो एरिया देख रहे हैं सर, ये है साइप्रस। यहां पे आ जाता है आपका कौन सा, यहां आता है आपका इजराइल, याद रखिएगा। इधर इराक, ईरान और इधर ईरान है, आर्मेनिया है। ये थोड़ा सा एक तरह से इसलिए बताया मैंने आपको कि एक ज्योग्राफिकल आपको एंगल मिल जाए। मतलब आप अगर भारत से स्टार्ट होते हैं पूरा इस तरफ से तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और ईरान के ऊपरी हिस्से से यहां पे आप सीधा टर्की, अजरबैजान, इस एरिया को हम देख सकते हैं। तो इस एरिया को कैसे बैलेंस इंडिया करेगा, स्पेशली जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर की राजनीति में अब हिंदुस्तान अपना जो है विस्तार कर रहा है और ये इसकी बहुत शानदार डिप्लोमेसी का एग्जांपल है जो आज आप देखेंगे। मेरे दोस्तों, होता क्या है कि जब हमने ये बात शुरू की कि भाई हमारे को संबंध जो है साइप्रस के साथ में डेवलप करना है, साइप्रस की लोकेशन ऑब्वियसली आप देख चुके हैं साइप्रस, क्योंकि साइप्रस के साथ में टर्की ने जो किया है वो कुछ वैसा ही है जैसा पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। कश्मीर को लेकर के जो विवाद चला, कश्मीर के ऊपर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप देखते हैं, उसी तरीके से साइप्रस के भी एक हिस्से के ऊपर टर्की ने किया है कब्जा। अब आप समझिए हमने साइप्रस को क्यों चुना, उस बात को समझिए। तो हमने जो साइप्रस को वैल्यू दी, साइप्रस को वैल्यू देना वाजिब था। अब यहां पे बात आती है कि असल के अंदर बीते कुछ दिनों से जो टर्की ने एक अपना प्रोग्राम इस तरह का सेट किया है कि भाई हम क्या करेंगे, कल्चरल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस के ऊपर और जो है मिलिट्री के एडजॉइनिंग हम डेवलप करेंगे, एक जिसको हम कहते हैं गठबंधन बनाएंगे। और उस गठबंधन के अंदर इन्होंने तीन देश आ गए, एक आ गया टर्की, एक आया अजरबैजान, एक आया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ में समस्या यह है कि पाकिस्तान को देश दुनिया के अंदर जहां कहीं भी लगता है भाई ये हमारा सपोर्टिंग हो सकता है, बिकॉज टर्की को क्या चाहिए, टर्की है एक दोबारा से वो
ऑटोमन, जैसे लगता है जैसे ऑटोमन साम्राज्य को फिर से बनाना चाहता है, वो फिर से इस्लामिक वर्ल्ड का एक खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। उसी क्रम के अंदर सर इन्होंने ये ट्रॉइका डेवलप कर लिया। ये ट्रॉइका जब आगे बढ़ा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों देशों के अपने अपने क्या उद्देश्य हैं, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, अजरबैजान की क्या नजरिया है और टर्की क्या सोचता है। तो आप ये देखिए कि जो टर्की है वो इस गठबंधन का एक तरह से नेता की भूमिका निभा रहा है। अब ये जो नेताजी हैं इनका टारगेट ये है कि जो ऑटोमन टाइप क्षेत्रीय प्रभुत्व और मुस्लिम वर्ल्ड में नेतृत्व इनको करना है, क्योंकि जिस समय पे ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन एम्पायर का जो सेंटर था दैट वाज टर्की। क्लियर। अब ये टर्की में जो था, अब यहां पे मुस्लिम वर्ल्ड में इनको क्या चाहिए, नेतृत्व करना है। तो एक एस्पिरेशन है और ये एस्पिरेशन हर देश के पास में होती है, हर देश चाहता है कि भाई वो लीड करे। लेकिन होता क्या है ना कि आदमी अपने एक्शन से उसके रिजल्ट को पाता है। टर्की के एक्शन कहां गड़बड़ हुए समझ में आएंगे। वहीं पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एज ए सपोर्टर की भूमिका में है, बिकॉज उसे लगता है कि भाई जो इस्लामिक यूनिटी का मुद्दा है उसके अंदर हम जाएंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमारी इमेज बढ़ेगी, और कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमें जो टर्की है वो सहयोग देगा वैसे भी, और यूएन के अंदर तो देगा ही देगा। साथ ही साथ अजरबैजान जो है वो एनर्जी और एक तरह से ज्योग्राफिकल लिंकिंग का ये काम करता है। इस्लामिक ब्लॉक को ये बेसिकली कॉक्सस जो एरिया है, कॉक्सस एरिया मतलब ये काकेशस पर्वत श्रेणी आपने सुनी होगी, उस रीजन, यानी आप ये मैप देख लीजिए, यहां रशिया है, रशिया के नीचे कजाकिस्तान है, और ये जो आप रीजन देख रहे हैं अजरबैजान, आपके ये वाला एरिया, ये वाला बाकू कैस्पियन सी से हटके ये आपका कॉकेशस रीजन आता है मेरे दोस्तों। इस रीजन तक ये इस्लामिक ब्लॉक को डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज ये वो ट्रांजिशन का एरिया है जहां पे मुस्लिम वर्ल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड से ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो इनका ये टारगेट, और इसलिए साहब ये तीनों क्या हुए, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट टकरा है पॉजिटिवली, तो ये आगे एक जगह बैठ गए। अब दोस्तों अगर आप इसको और गौर से देख लेंगे तो यहां पे यूक्रेन आप देख रहे हैं, और यूक्रेन से ये एरिया जो है ये आता है सर किसका, रशिया का। तो ये रशिया की बॉर्डर लगती है, इस एरिया को हम कॉक्सस एरिया कहते हैं। ये अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है, ये आपके टर्की आ गया, और यहां पे है आपका साइप्रस। तो अब मेरे दोस्तों इस परिस्थिति में, सॉरी ये साइप्रस नहीं, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा मैप में मिस्टेक है। तो इसको ज्योग्राफिकली आपने चीजों को देख लिया, क्यों हम वहां जाना चाहते हैं, टर्की के आसपास के देश कौन से हैं। अब मेरे साथियों होता क्या है कि जिसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो यहां पे टर्की का जो न्यू ऑटोमिनिज्म की पॉलिसी है वो बड़ी एक तरह से इसको महत्वाकांक्षा कह सकते हैं टर्की की। टर्की को यह फील होता है कि भाई जो इस पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर मैं एक प्रो वर्जन बन के तैयार हो जाऊं और फिर से उसी स्थिति को पालूं जैसी मेरे पास में थी। अब यहां पे क्या होता है कि सब कुछ बेहतर करने के चक्कर में, सबसे रिश्ते अच्छे बनाने के चक्कर में इन्होंने ऐसे ऐसे एक्शन ले लिए कि खुद के जाल में फंसते चले गए। अभी आपको सब क्लियर होगा। यहां पे आप एक चीज देखें, पाकिस्तान का तुर्की से वैचारिक और रणनीतिक मेल विशेषकर कश्मीर, अफगानिस्तान और ईरान के मुद्दों पर है। मतलब यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, ईरान जो है, ईरान पाकिस्तान और टर्की से थोड़ी सी एक लिमिटेड डिस्टेंस पे चल रहा है। अजरबैजान से उसके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो यहां पे जो समीकरण इंडिया बना रहा है वो समीकरण आपको आखिर तक आते आते इतने क्लियर होंगे कि आपको लगेगा कि वाकई में यहां पे जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रांगली हम जीत जाएंगे। अब मेरे दोस्तों यहां क्या क्या इवेंट हुए, ये जो ट्रॉइका बन के तैयार हुआ, बिकॉज हम डिटेल जा रहे हैं तो एक एक चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये जो ट्रॉइका डेवलप हुआ अजरबैजान, पाकिस्तान और आपके टर्की का, तो ये 2020 के अंदर सर एक नारगौन काराखाब एक वॉर, एक युद्ध होता है। इसको मेरे ख्याल में आपको विशेष रुचि देनी चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, बिकॉज यही वो युद्ध हुआ था जिसने इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया था। यही वो युद्ध था जिसने अजरबैजान और इजराइल को करीब ये लेकर के आ गया था। यही वो युद्ध था जिसने ईरान और अजरबैजान को थोड़ा दूर कर दिया था। मतलब टर्की का दोस्त अजरबैजान, जब अजरबैजान इजराइल से एक रिलेशन ठीक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिस्टेंस टर्की से होना, टर्की के दिमाग में क्वेश्चन मार्क। जब ईरान का जो एंटी है इजराइल का रिलेशन उसके पड़ोसी देश यानी ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से नजदीकियां बढ़ेंगी तो ईरान के भी दिमाग में टेंशन आनी तो वाजिब है। तो मेरे दोस्तों ये जो एक युद्ध हुआ था नारगौन काराखाब का, ये हुआ क्या था सर, काराबाख। तुर्की ने अजरबैजान को भारी सैन्य समर्थन दिया, पाकिस्तान के लड़ाके भी इसमें शामिल हुए थे, और ये बेसिकली अर्मेनिया के इलाके में हुआ था। अर्मेनिया भी एक देश है। अब देखना यहां क्या हुआ था। 2021 में उन्होंने सैन्य अभ्यास किया, नाम रखा थ्री ब्रदर्स। ठीक है सर। कश्मीर पर अजरबैजान की बयानबाजी आई।
इसके साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान ये देश आपस में करते हैं। टर्की के ड्रोन्स तो आपको पता ही है, टर्की के ड्रोन्स कैसे उसी को फंसा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों इस मैप को थोड़ा देखो, और ये जो आपके नागोर्नो ये कराबाख जो युद्ध हुआ था इसकी भूमिका थोड़ा समझ लो, बिकॉज उसको जानना बहुत जरूरी है। यहां पे जब आप अजरबैजान को देख रहे हैं, अजरबैजान, और यहां पे जब आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो ये है आर्मेनिया, यानी पिंक कलर में आप अजरबैजान देख रहे हैं, ये आप आर्मेनिया देख रहे हैं। आर्मेनिया के इस हिस्से पे ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इससे अलग हटके ये वाला इस हिस्से के ऊपर सर ये युद्ध हुआ और यहां पे कब्जा कर लिया गया। यहां पे साफ लिखा है एक विस्तार विवादित क्षेत्र जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन 1990 के दशक में आर्मेनियाई जातीय समूहों के नियंत्रण में हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के एरिया का टेंशन है, इस टेंशन ने आर्मेनिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया और भारत को स्पेस मिला आर्मेनिया के सपोर्ट में बोलने का। तो भारत किसके सपोर्ट में आया? आर्मेनिया के सपोर्ट में आया। आप थोड़ा समझना सर। तो आर्मेनिया एक फैक्टर, एक कंट्री आपके दिमाग में क्लियर है जो इंडिया के अच्छे रिश्तों के लिए आर्मेनिया को जाना जाता है। आर्मेनिया परेशान किससे? टर्की से। आर्मेनिया परेशान किससे? अजरबैजान से। ठीक है, दोनों ने मिलकर इसको परेशान किया। अब इसके साथ में सर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आर्मेनिया के रिलेशन भारत से अच्छे हैं, हेल्दी हैं। अब यहां पे देखो आर्मेनिया का समर्थन हम दे भी रहे हैं और उसकी जो डिटेल है वो भी हमने यहां पे बताई। लॉ की बट फर्म सपोर्ट की नीति पे हम चल रहे हैं। बहुत ज्यादा हम बोल नहीं रहे हैं आर्मेनिया के पक्ष में, लेकिन आर्मेनिया को बैकएंड पे सपोर्ट हमने अच्छा दिया है। अब मेरे दोस्तों भारत की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडिया ग्रीस साइप्रस का त्रिकोण जो है, ट्रॉइका है, ये हम क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं इसके फैक्टर समझो सर। ग्रीस जो है वो टर्की के विरोध में है, ईयू और नाटो का मेंबर है। तो ग्रीस का हमारे साथ में आना नाटो मेंबर्स के एक तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवाएगा। दूसरा, ईयू का मेंबर है तो वहां पे हमारे फेवर में बात होगी। टर्की का विरोधी है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। साइप्रस ऑब्वियसली टर्की विरोधी है और ये आपके ईस्ट में जो विवाद चल रहा है, यानी जिस एरिया को लेके फाइट है उसके अंदर ये अजरबैजान का सपोर्ट करता है टर्की, तो ये एक विवाद हो गया। और भारत जो है वो बैलेंस ऑफ पावर करना चाहता, बिकॉज वहां पे पाकिस्तान की जो एंट्री हुई, टर्की को इनको बैलेंस करने के लिए हमारे को ये एरिया एक बहुत सूटेबल बन रहा है। इंडिया की पॉलिसीज बहुत सक्सेसफुली जा रही हैं। उसके लिए क्या क्या हमने यहां पे किया है, किस तरीके से, वो स्क्रीन के ऊपर आप यहां पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका बाद में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब मेरे देखो यहां पे जब हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस आए, हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से बदला। सबसे पहला हम रीजनल पावर ब्लॉक्स बनाने की प्लानिंग में गए। हमने कहा कि भाई हर एरिया के अंदर जो कंट्रीज हमारी आइडियोलॉजी से मैच होती हैं या जिनका टेंशन हमारे एनिमीज या हमारे एंटी नेशन से है, उनके साथ में रिलेशंस को मेंटेन किया जाए, जिससे कि दुनिया में रीजनल पावर ब्लॉक्स में हमारी एंट्री हो और एक तरह से हम बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सकें। अब आप देखो टर्की का जो इस्लामिक विस्तारवाद का जवाब, पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की उपस्थिति और ईयू से गहरे संबंध, बिकॉज जो ग्रीस है, ग्रीस इज ए पार्ट ऑफ ईयू। यद्यपि जो आपका तुर्की है, टर्की इज ए पार्ट ऑफ ईयू। 18 फरवरी 1952 को टर्की बिकेम द मेंबर ऑफ नाटो, नॉट ईयू। नाटो का ये मेंबर बनता है। तो ये यहां पे हमारे को इसका बेनिफिट तो होगा ही होगा, ईयू से रिलेशंस हमारे ठीक हो जाएंगे। ईयू में जाने की कोशिश कौन कर रहा है? टर्की का प्रयास है भी हम ईयू में एंट्री ले लें, लेकिन उसको मिल नहीं पा रही। अब देखो सर यहां क्या होता है, हमने जो जो इनके साथ में रिलेशंस में हमने हेल्प करी वो सारी हमने यहां पे मेंशन कर दी है, आपके सामने स्पष्ट है। क्योंकि ना हमने इनके साथ में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज की घटना है, आज मोदी जी साइप्रस जा रहे हैं तो इसको देखा जाए कि भाई पहली बार नहीं, साइप्रस के साथ में, ग्रीस के साथ में हमने एक ट्राइलेटरल रिलेशन जो है वो काफी पहले से मेंटेन किए हुए हैं। अब यहां पे आप एक चीज को नोटिस करें सर, टर्की हमें समझ में आ रहा है, टर्की और अजरबैजान की दोस्ती समझ में आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों की दोस्ती से दुखी है आर्मेनिया। आर्मेनिया का दोस्त कौन बन रहा है? भारत, पहली चीज। टर्की से परेशान है सर ग्रीस, भारत का दोस्त कौन बन रहा है? ग्रीस। और यहां पे टर्की से दुखी है साइप्रस, और साइप्रस तो ये तीन देश जो इस मेडिटेरेनियन सी या फिर ये काकेशस ब्लॉक वाले जो कंट्रीज हैं, ये अगर टर्की से परेशान है तो भारत से इनकी दोस्ती सॉलिड हुई या नहीं हुई? ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे सर जो फंसने कहां जा रहा है टर्की, थोड़ा नोटिस करना। यहां पे देश है सर इजराइल। अब जान लीजिए सर, अजरबैजान से लेके यहां तक एक गैस पाइपलाइन है सर, बाकू से लेके यहां तक एक बहुत लंबी, इन्होंने पेट्रोलियम की पाइपलाइन बिछाई है, नॉट गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन है।
उसके थ्रू अजरबैजान जो है वो पेट्रोलियम की सप्लाई करता है इजराइल को। अजरबैजान का इजराइल को सप्लाई करना, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, इराक पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा। क्यों सर? बिकॉज इराक और अजरबैजान जो दोनों ही देश है मेरे दोस्तों, सॉरी नॉट इराक, ईरान और अजरबैजान जो दोनों ही देश हैं, ये शिया मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब यहां पे जब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा सर, क्योंकि ईरान की भी सीधी सीधी एंटी है इजराइल से, आप ये जान रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये अपने ही प्लानिंग में धीरे धीरे फंस रहा है। और साइप्रस का मुद्दा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। थोड़ा साइप्रस की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखो सर। आप यहां पे जो पूरा मैप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल एक जिसको पूरे संप्रभु देश, सॉवरेन नेशन का मैप है। उसमें जो ये ग्रीन बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। ये जो ब्लू कलर है, ये कुछ अलग खेल खेल रहा है, येलो और ये पिंक कलर डिफरेंट है। मेरे दोस्तों, साइप्रस को अटैक करके, साइप्रस पे हमला करके इसके दो टुकड़े कर दिए गए। पूरे भूमध्य सागर में स्थित है। इसके साथ जनसंख्या की संरचना क्या है सर? ग्रीक साइप्रट्स हैं, यानी जो ग्रीक, यानी एक तरह से समझिए क्रिश्चियन आप इसको मान सकते हो। उनकी पॉपुलेशन 75 है, मुख्य रूप से ईसाई हैं। और टर्किश जो साइप्रस के निवासी हैं, उनकी संख्या 18% है, धर्म इनका मुस्लिम है। कहने का मतलब जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, यानी जो एक ओरिजिनली साइप्रस कंट्री था, इसके इस हिस्से के अंदर टर्किश जो लोग हैं वो ज्यादा रहे, जिनका धर्म मुस्लिम रहा, और बाद में इन्होंने इसको सेपरेट करके एक अलग पार्ट इसका कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि टर्की के अलावा नदन साइप्रस को किसी देश ने मान्यता नहीं दी। ना ऑफिशियली अजरबैजान इसको रिकॉग्नाइज करता है, ना ऑफिशियली पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज करता है। दुनिया में सिर्फ इकलौता देश टर्की जो है वो इसको एक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, एक अलग देश के रूप में। पूरी दुनिया के अंदर साइप्रस को एज ए सॉलिडिफाइड कंट्री और इसको एक विवादित क्षेत्र, कब्जाशुदा क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, यूएन का ग्रीन जोन है, मतलब इनके बीच में क्लैश नहीं हो, इसलिए इस एरिया को किसने किसके हक में दिया गया? यूएन ने यहां पे अपनी जो है एस्टैब्लिशमेंट की है कि दोनों में क्लैश नहीं हो और ये आगे ना बढ़े क्लैश किसी भी लेवल पे। तो एक तरह से टर्की का यहां पे साइप्रस के साथ में ये बिहेवियर इस बात को प्रूव करता है कि जो हमारे साथ में पाकिस्तान ने किया कश्मीर में पीओके पे कब्जा करके, वैसे ही यहां पे साइप्रस के जो नदन साइप्रस है उसके ऊपर कब्जा कौन करके बैठा है? टर्की करके बैठा है। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए एक ये नेचुरल स्टांस था कि हम इसको बहुत इजीली लीड कर सकते हैं और इसके सपोर्ट में हम खड़े हुए। तो ये तो आपको लगभग समझ में आया कि इनकी रिलीजियस बाउंड्रीज कैसे तय हुई, एथनिक किस रूप में। तो टर्किश और ग्रीक, ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। अब मेरे दोस्तों यहां क्या होता है, इसको अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो 1878 के अंदर सर ये ब्रिटिश कंट्रोल में साइप्रस आया था और फाइनली इसको ग्रीक बहुल जनसंख्या आई और इसका यूनान में विलय की यहां पे मांग करने लगी, यानी जनसंख्या जो ग्रीक यहां पे माइग्रेट हुए। दूसरी ओर तुर्की मूल के लोगों ने इसका विरोध किया और तकसीम विभाजन की मांग कर दी, यानी एनोसिस की मांग हुई कि भाई हमें जो है जो ग्रीक लोग वहां इकट्ठे हुए, जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस वर डिमांडिंग कि भाई साइप्रस जो है, साइप्रस को ग्रीक का पार्ट डिक्लेयर कर दो, मतलब एनोसिस की डिमांड क्रिएट हुई। बट जो वहां पे टर्किश लोग आए जो कि वह मुस्लिम्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि तकसीम की मांग की, तकसीम मतलब विभाजन की मांग हो गई कि साहब इसको विभाजित कर दिया जाए। यह पुराने समय से विवाद डेवलप हुआ। 1960 में स्वतंत्र हुआ संविधान के तहत सर यहां पे दो बातें तय हुई कि राष्ट्रपति जो होंगे वो ग्रीक साइप्रट होंगे, यानी क्रिश्चियन जो होगा दैट वुड बी द प्रेसिडेंट। और संविधान ये कहता है कि उपराष्ट्रपति कौन होगा? टर्किश साइप्रट होगा, यानी जो तुर्की मूल के लोग हैं, यानी मुस्लिम एक तरह से टर्की वो होगा, वो इसका क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तब आप देखिए कि किस तरीके से यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करवाया गया और वही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है इस तरीके से यहां काम कर रहा है। लेकिन जातीय टकराव और प्रशासनिक तनाव यहां पे आज भी बने। तो 1960 के अंदर ये आजाद हुआ साइप्रस और 78 के अंदर 1878 में इसमें ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। अब मेरे दोस्तों यहां पे पॉइंट आता है 1974 में, जब टर्की इसमें इंटरवीन करता, मिलिट्री इंटरवीन करता। यहां पर ये दो टुकड़े, क्योंकि तनाव तो शुरू से ही रहा 1960 में, तो 60 के अंदर जो संविधान बना और कहा कि राष्ट्रपति जो होगा वो ग्रीक होगा और जो यहां के उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो टर्किश होंगे। अब मेरे दोस्तों ये जब 1974 का टाइम आया तो डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई 1974। इस दिन साहब ग्रीक मिलिट्री समर्थित यहां पे तख्ता पलट होता है। ठीक है, मतलब जो ग्रीक सपोर्टर्स थे उन्होंने यहां पे तख्ता पलट कर दिया कि भैया अब जो है वो पूरा हम ही इसको टेक ओवर करेंगे, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला सेगमेंट नहीं होगा। ग्रीक्स ने इसको किया।
ग्रीक समर्थित एनोसिस समर्थकों ने सरकार पलट दी और अपने पक्ष में सारा गेम कर लिया, यानी क्रिश्चियंस का यहां पे एक तरह से आप समझिए तो वापस से पावर इन्होंने ली। बट यहां पे 20 जुलाई को, 15 जुलाई से 20 जुलाई ऑपरेशन एटिला यहां पे चलाया गया और टर्की ने साइप्रस के उत्तर में सेना उतार दी। मतलब कि जो इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने पहले क्या तय किया था कि एक तरफ से जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला सेगमेंट तय था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो वहां पे उन लोगों का था कि भाई ये जो हमारा एरिया है, आप देखो सही गलत की यहां पे व्याख्या नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स पे चलेंगे कि क्या हुआ था। अब हुआ ये कि जब ग्रीक मिलिट्री समर्थितों ने सरकार पलटी वहां पे और इसको जिसको हम एनोसिस कहते हैं, यानी ग्रीक ओरिएंटेड सरकार, क्रिश्चियंस वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने पूरा कब्जा किया। टर्की ने सर, क्योंकि टर्की बिल्कुल पड़ोस में है, टर्की बिल्कुल पड़ोस में है, ये मतलब समझिए सीधा बस यही आना था इसको, और ये इस नदन पार्ट पे इन्होंने अटैक करवा के और इसको सेपरेट कर दिया। जैसा कि आप यहां पढ़ सकते हैं, अगस्त 1974 के अंदर द्वीप का विभाजन हुआ। टर्की ने उत्तरी साइप्रस के 37% हिस्से पे नियंत्रण कर लिया। 37% जो साइप्रस, जो एक तरह से आइलैंड ही है, इस पे कब्जा कौन किया? टर्की ने किया। तो सर ये मैप आपके सामने क्लियर है किस तरीके से इनका डिवाइडेशन हुआ, पार्टीशन यहां पे हुआ। अब यहां पे असल में आज की डेट में अगर हम देखें तो इसकी लेजिटिमेसी क्या है, इसकी वैधता क्या है, दुनिया से क्या मानती है? तो सर टर्की के कब्जे वाले क्षेत्र खुद को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस घोषित कर दिया। क्या? टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस कह दिया। बट आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया में सिर्फ तुर्की एक ऐसा देश है जो इसको एक स्वतंत्र देश मानता है, यानी कौन से हिस्से को? साइप्रस के कब्जे वाले हिस्से को। बाकी से कोई समझते नहीं। ईयू है, यूएन है, बाकी विश्व इसे अवैध कब्जा मानते हैं। इवन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो कब्जा इन्होंने किया है नदर्न साइप्रस पे, इसको ना तो मान्यता दे रहा है पाकिस्तान ऑफिशियली, ना इसकी मान्यता मिली है कैसा अजरबैजान से। तो ये पॉइंट समझिए, इसलिए हमारे लिए साइप्रस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये एक्सपोज करना कि जब बात तुम कश्मीर की करोगे, जो तो हमारा लेजिटिमेट पार्ट है, वो विलय पत्र हमारे हस्ताक्षरित है, पूरी तरह से कश्मीर भारत का हिस्सा है, चाहे कल्चरली हर एंगल से, तो फिर आपने जो कब्जा किया वो किस हैसियत से किया, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आज की कंडीशन आप लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा। मतलब वही जो बफर जोन, यूएन ग्रीन लाइन, सर वो जो ग्रीन लाइन है वो यूएन द्वारा निर्धारित बफर जोन है कि दोनों को सेपरेट रखा जाए। अब मेरे दोस्तों ग्रीन लाइन आप देख चुके, सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं। अब यहां पे आओ सर, एक नया ट्विस्ट, एक नया एंगल आपको समझाता हूं। टर्की की दूसरी बड़ी समस्या, जिस तरीके से इजराइल और आप जब हम बात करते हैं अजरबैजान की, तो एक बात आती है सर, अजरबैजान एक मुस्लिम नेशन है, वो कैसे, और स्पेशली शिया मुस्लिम नेशन है, तो शिया वर्ल्ड के अंदर तो सर ईरान का बोलबाला है, ईरान के और जिसके इजराइल के रिलेशन ठीक नहीं है। तो जब ईरान की इजराइल रिलेशन ठीक नहीं है तो अजरबैजान कैसे साथ गया? थोड़ा सा समझिएगा सर, इनके रिलेशन ठीक है, लेकिन जब आप आते हो इन दोनों के रिलेशन पे, इजराइल के और आपके टर्की के, तो इजराइल टर्की के अंदर 36 का आंकड़ा है। मतलब अजरबैजान की इजराइल की दोस्ती ठीक ठीक है, वहीं पे इजराइल की और टर्की की 36 का आंकड़ा है। दूसरे हक में आप देखोगे तो ये दोनों कौन? टर्की और अजरबैजान आपस में दोस्त हैं। तो कुल मिलाकर के इसका इजराइल की तरफ जाना एक तरह से शंका पैदा करता है। ठीक है, तो सर देखो यहां पे कैसे प्रॉब्लम इनकी ट्रॉइका के बीच में शुरू हुई रिसेंटली। जब इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जो अभी बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है, ये वीडियो आप देखिएगा, इसके अंदर मैंने पूरा इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत डिटेल में, अभी आपको लाइव में तो नहीं, लेकिन इसमें हम ऐड कर देंगे आई बटन में, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये जब वॉर शुरू हुआ, इस वॉर के बाद में टर्की ने एक बात कह दी कि भाई हम जो है पूरी तरह से ट्रेड जो है खत्म करेंगे, इजराइल के साथ में एक पैसे का लेन देन नहीं होगा, किसी तरह का कॉमर्शियल या हम जो है इकोनॉमिक रिलेशन या कोई भी तरह का हम इससे ट्रेड एक्सचेंज नहीं करेंगे। सो आप बड़ा क्लियर कट कह दिया। इसी के साथ साथ में इसी की लाइन में अजरबैजान भी लग गया, अजरबैजान ने कहा हम भी नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे वो तो ठीक था, लेकिन ये रीसेंट न्यूज सर मेरे साथियों ये आती है 11 जून 2025 दोपहर 2 बजे, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन दोपहर 2 बजे, ये मतलब जब मैं लाइव कर रहा हूं उसी दिन सेम डे ये न्यूज आई। अभी न्यूज बड़ी खतरनाक थी, ये टर्की के पेट में तकलीफ कर देगी। हुआ क्या मेरे दोस्तों, अजरबैजान ने इजराइल के साथ में, क्योंकि अजरबैजान जो है इजराइल के पेट्रोलियम जो सप्लाई है उसका एक बहुत बड़ा स्टेक, अराउंड 40% to 60% पेट्रोलियम सप्लाई इजराइल को करता है अजरबैजान। अब अजरबैजान और टर्की दोस्त हैं, एक दोनों साथ बढ़ रहे हैं ट्रॉइका में रिलेशंस, और वहां पे क्लियर हो गया कि भाई कोई सप्लाई नहीं देंगे, लेकिन साहब बैकएंड में क्लियर ये हुआ कि ये तो सप्लाई दे रहा है,
मतलब स्टिल अजरबैजान जो है वो सप्लाई कर रहा है पेट्रोलियम की इजराइल को। अब इस बात ने परेशान किसको किया? टर्की को। समझिएगा, टर्की हैज सफर्ड ए मेजर सेटबैक आफ्टर अजरबैजान मेड ए सीक्रेट ऑयल डील विद इजराइल। Turkey had broken ties with Israel, but Azerbaijan continued to send oil through third party traders directly अपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग खुद की, माल बेचा दूसरे का टैग लगा के, खुद की ब्रांडिंग पे नहीं भेजा। अब आप समझ जाइए, यानी पेट्रोलियम तो भेज रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी ट्रेडर के थ्रू पेट्रोलियम भेजा गया। ये सप्लाई बराबर जारी है अजरबैजान की तरफ से इजराइल को। तो अब आप देखिए कि ये पहली चोट, मोटी चोट जो है ये इस ट्रोइका पे लगी है। और हमारा साइप्रस में जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि इजराइल और इंडिया के रिलेशन भी ठीक है। अब आप देखो सर आगे आगे तमाशा। प्रश्न ये आया कि जब अजरबैजान टर्की के साथ इस्लामिक भाईचारे की धुरी में बैठा है, फिर वो इजराइल को तेल क्यों सप्लाई करता है? सोचने वाली बात है। अब सर मैंने एक बार कई वीडियोस में एक बात बोलता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। और नेशनल इंटरेस्ट आज के टाइम में अगर कोई है तो वो सबसे बड़ों में, कई हो सकते हैं लेकिन प्रायोरिटाइज होता है सर, वो होता है पैसा, मनी। यानी मनी पावर हर कंट्री को चाहिए। अब भाई ये जब इतना बड़ा व्यापारी है, बेच रहा है तेल, तो ये कहीं घाटा कैसे खाएगा? आप थोड़ा सोचो। यहां पे क्या हो गया सर, सबसे बड़ा है इकोनॉमिक एडवांटेज 40% टू 60%। भाई जब आप पेट्रोलियम दे रहे हो, और इजराइल को अच्छे से पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि मेनली पेट्रोलियम कहां से आ रहा है? अरबिक पेनिनसुला से आ रहा है। मैक्सिमम जो पेट्रोलियम है वो, तो उसको एकाएक सस्ती रेट पे तो कोई देगा नहीं, मांगे तो महंगी रेट पे मना कर देंगे। तो अजरबैजान को सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मुंह मांगी कीमत इजराइल देता था, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई डील नहीं, कुछ नहीं। भैया पैसा फेंक, तमाशा देख, पेट्रोलियम भेज, कितना चाहिए बोल। अब देखो जरूरत को अजरबैजान पूरी कर रहा है, विशेष रूप से बाकू, तबलिसी, 1 मिनट, हाँ जी, बाकू, तबलिसी और शयान पाइपलाइन से होकर। ये जो पाइपलाइन सर यहां पे आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, ये टर्की है, टर्की से होते हुए यहां से ये बाकू तक, ये एक पाइपलाइन है सर, इसके थ्रू यहां पे, और यहां से भी जहाज के माध्यम से सीरिया, जॉर्डन के सामने से निकलते हुए सीधे इजराइल तक क्या पहुंचा दिया? तेल पहुंचा दिया। अब सर तेल निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सर इजराइल एक भरोसेमंद पार्टनर है। क्यों सर? क्योंकि उचित मूल्य वाला बाजार है, स्थिर है, बिना कोई शर्त है और जल्दी पेमेंट करता है। अब यार ऐसे कस्टमर को कैसे छोड़ा जाए? आप बताओ, आपके घर में बिजनेस हो तो आप ऐसे कस्टमर छोड़ दोगे इतना बढ़िया? और खुद की इकोनॉमी जो पेट्रोलियम पे बेस है, तो सर यहां पे अजरबैजान जो है ना, ये बेचारा फंस गया। ठीक है, अब देखो सर दूसरी बात, डिफेंस और इनका जो है वो इंटेलिजेंस कॉपरेशन है। क्योंकि इजराइल ने, क्योंकि जिस युद्ध की हम बात कर रहे थे ना मेरे दोस्तों, कहां गया? ये रहा नागोर्नो काराबाख युद्ध 2020, यानी जो अर्मेनिया वाला युद्ध हुआ था, उसमें इजराइल ने अजरबैजान को ड्रोन्स दिए थे। और वो ड्रोन्स की हेल्प ही एक प्राइमरी फैक्टर बनी थी कि भैया अर्मेनिया हार गया था और अजरबैजान जीत गया था। तो दोनों देशों, और दोनों देश, दूसरी बड़ी बात, ईरान के विरोधी हैं। ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। आप कहेंगे सर ये ईरान का विरोधी अजरबैजान कैसे हो सकता है? दोनों शिया वर्ल्ड हैं, दोनों शिया मुस्लिम नेशंस हैं। तो सर ये रिलीजन बहुत पीछे रह जाता है, इंटरेस्ट फिर कहीं और छुपे होते हैं। इंटरेस्ट सर पॉलिटिकल, थोड़ा सा समझो। दोनों विरोधी इसलिए हो गए मेरे दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कि जब इजराइल को पेट्रोलियम कौन दे रहा है? इजराइल को पेट्रोलियम कौन दे रहा है? अजरबैजान। अजरबैजान और इजराइल और इराक का 36 का आंकड़ा है। तो सीधी सीधी बात है सर, उसको बर्दाश्त तो नहीं होगा, बोले यार इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम कर सकता है, पैसों के अंदर ये मुझे समस्या करेगा। एक एक पॉइंट को समझो, बिकॉज ये सबसे भारी बात है। ईरान को भी शामिल करेंगे हम आगे। अब पॉइंट ये देखो कि आखिर में ईरान और अजरबैजान के तनाव के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला है इजराइल अजरबैजान की रक्षा साझेदारी। क्यों? इंटेलिजेंस इंपोर्ट एक्सचेंज होते हैं, और इजराइल तो फिर भी दूर है ईरान से, लेकिन अजरबैजान तो बॉर्डर शेयर करता है। तो ईरान के मन में डर आना लाजमी है, खुद को लेकर के वो इनसिक्योर फील करेगा, बिकॉज अजरबैजान को हाईटेक ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, इंटेलिजेंस सपोर्ट वो दे रहा है, और ईरान इसे अपने लिए सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि अजरबैजान सीमा ईरान से लगती है। पॉइंट समझिएगा सर, ये रहा आपका ईरान और ये रहा अजरबैजान। ये देखो, ये सीमा लग रही है सर इसकी, इस बॉर्डर पे। दूसरी चीज जो सबसे बड़े तनाव के कारण है, ये युद्ध के समय क्या हुआ था सर? ईरान ने सीधा सीधा अजरबैजान का समर्थन नहीं किया था। अजरबैजान का सीधा समर्थन ईरान ने नहीं किया था, जबकि इजराइल उसको सपोर्ट दे रहा था। तो सीधा मतलब क्या हो गया? अजरबैजान के मन में इजराइल की सॉफ्ट कॉर्नर आ गया और दोनों के बीच में खटास बढ़ गई। तीसरी चीज, ईरान विरोधी कूटनीति,
ठीक है सर, इजराइल से मेल खाती है बिकॉज ईरान विरोधी कूटनीति अपनाते हैं, हथियारों का रक्षा सौदा करते हैं, ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य आधार यहां पे तैयार हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो उसको फील होता है ईरान को कि यार ये इजराइल के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे आसपास में इंटेलिजेंस, क्योंकि सेम लैंड बॉर्डर टच हो रही है, तो इजराइल यहां एंट्री ले सकता है और हमें प्रॉब्लम यहां कर सकता है। अब मेरे दोस्तों, ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी? एक पॉइंट यहां पे एक इंपॉर्टेंट शायद मेरे ख्याल में रह रहा है, मैं उसको और क्लियर कर देता हूं। ये सर ये वाला, ठीक है, चलो बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो सर, ईरान ने सीमा पर सैन्य अभ्यास किया है और अजरबैजान को जियोनिस्ट एजेंट कहा। जियोनिस्ट क्या होता है? यानी यहूदी एजेंट कह दिया कि भैया जो इजरायली विचारधारा है उसका एजेंट है ये, तो दोनों के बीच में कहां बात बनेगी? भारत का रिलेशन ईरान से भी अच्छा है। अब देखो सर ये कहां फंसेगा इस पोजीशन में? अगर आप देखोगे टर्की के पास में ये आपका अजरबैजान से ईरान, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सर ये काफी हद तक बढ़ चुका है। और इस एरिया में अब इंडिया की जो रिलेशंस बने हैं वो किस दिशा से पॉजिटिव जा रहे हैं वो आप देखिए। अब आपको थोड़ी चीज समझ में आ जाएंगी। इंडिया का रिलेशन साइप्रस से अच्छा होगा या नहीं होगा? ये मैप आप देखिएगा सर, इस मैप में कितने कंट्री को हम अभी पॉजिटिव कर रहे हैं। इंडिया का रिलेशन साइप्रस से पॉजिटिव बिकॉज दोनों लगभग एक ही जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो भारत सीधा सपोर्ट कर रहा है और पहले से करता रहा है। तो इंडिया साइप्रस पॉजिटिव, इंडिया और आपके आर्मेनिया के साथ में हम शुरू से खड़े रहे हैं। आर्मेनिया के जब ये अटैक हुआ, ये 2020 वाला युद्ध, तब भी हमने इसका विरोध किया। तो भारत और आर्मेनिया के रिलेशन ठीक हो गए। इसके साथ में भारत और ग्रीस, इंडिया और ग्रीस के रिलेशन भी ठीक है। तो आप इस काकेशस रीजन या फिर मेडिटेरेनियन रीजन में साइप्रस को, टर्की को और ग्रीस को, तीन बड़े देश तो आप अपने बना चुके हो। दूसरा एंगल देखो सर, इंडिया का रिलेशन इजराइल से भी ठीक है और इंडिया का रिलेशन ईरान से भी ठीक है। अब आप बताइए टर्की के लिए कितनी बड़ी समस्या यहां पैदा हो जाएगी, बिकॉज वो किसके सहारे खड़ा हो सकता है? ईरान से सपोर्ट लेगा, ईरान इंडिया का रिलेशन अच्छा है, इजराइल के पास वो जा नहीं सकता। साइप्रस भारत की तरफ, आर्मेनिया भारत की तरफ, अजरबैजान और इजराइल के रिलेशन ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं अजरबैजान और टर्की के रिलेशंस को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। और ग्रीस का भारत से रिलेशन ठीक है ही। तो कुल मिलाकर के जो टर्की है ये खुद के जाल में फंस चुका है। अब यहां पे आपको एक मैं ऐसा गहरा इंसाइट दे रहा हूं, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अब ये जो जिस चीज के पीछे पाकिस्तान को ये फील होता है कि भाई हम यहां के सिकंदर है, जो हमने किया वो बेस्ट किया, सर वो बहुत कमजोर पड़ने वाला है। बिकॉज एर्दोगन जो इसके प्रेसिडेंट है टर्की के, इनकी पॉलिसीज ने इनको ही फंसा दिया है। बिकॉज इनके रीजनल एरिया के अंदर तो हमने बता दिया, जो इसको पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं खित्ते में, है ना, एरिया में, रीजन में, तो खुद के खित्ते में तो ये फंस चुके हैं। अब देखो सर आगे क्या होता है। रशिया के साथ में ये जो टर्की है ये रिलेशंस बनाना चाहता है। एक हद तक इसको फील होता है भाई जो मेरे रिलेशन है वो रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसको ग्लोबल ऐसी पोजीशन में जाना है कि भाई हम शांति के दूत भी हम ही हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा भी हम ही हैं, और आसपास के एरिया में हम किसी डरते भी नहीं, हमें मिलिट्री इन्वेजन करना हो हम वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट के ऊपर ये लीडरशिप चाह रहा था। तो रशिया के साथ में रिलेशन, आपको ये चीज पता है कि टर्की जो है 1952 से नाटो का हिस्सा है, ठीक है, ईयू का हिस्सा बनना चाहता है। अब दोनों के बीच में रिलेशन चलो भाई ठीक ठाक है। जिस समय पे आपको पता होगा कि जब ये यूक्रेन रशिया वॉर क्रिएट हुआ था मेरे दोस्तों, तो जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, तो उन वेस्ट के लगाए हुए सैंक्शंस का इसने विरोध किया। जो बंधन लगाए थे, जो ऐसा नियम बनाया कि भाई इनसे कोई ट्रेड डील नहीं होगी, जो भी जिसको हम सैंक्शंस बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, उसके खिलाफ में कौन खड़ा हुआ? टर्की खड़ा हुआ। टर्की ने बोला, तो कुल मिला करके ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट करना चाहता था, किससे? रशिया से। तब बात बैलेंस होती गई। अब जो इसने डायलॉग दे दिया कि भाई रशिया के पे ये वेस्टर्न सैंक्शंस नहीं होने चाहिए, तो अब इसको बैलेंस कैसे करेगा अमेरिका के सामने? अमेरिका के लिए तो नेगेटिव पॉइंट है। अब बैलेंस करने के चक्कर में महाराज की आफत पड़ गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने घोषणा एक और कर दी कि भाई रशिया के लिए हम वी आर द सेफ हेवन, आप आइए यहां पे कंपनीज लाइए, यहां टूरिज्म लाइए, यहां बिजनेस करिए, सब कुछ करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब इतना करने के बाद में मैनेज करना पड़ा इनको। मैनेज करने के चक्करों में ये चीज तो क्लियर थी कि नाटो के मेंबर है। यूएस ने सवाल पूछा, भैया क्यों? अब बैलेंस करते करते साहब इन्होंने क्या किया, डील करी अपने ये जो TB2 इसका एक ड्रोन के मामले में ईरान टर्की जो है वो एक अपर हैंड है इसका, इसकी डील इसने कर ली।
जिस समय पे युद्ध हो रहा था, युद्ध के पहले जिए वो तो ठीक है, लेकिन युद्ध के दौरान भी इसने खेप सप्लाई करी। इसको फर्क इस बात से नहीं पड़ता था कि यूक्रेन जीते या हारे, इसको फर्क ये पड़ता था कि भाई एटलीस्ट ये एक खुशी का काम करेगा और वेस्ट जो है, नाटो जो है, वो हमसे खुश हो जाएगा, भाई आपने इसकी मदद कर दी। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि ये जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब जो चलाया गया, इस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के अंदर जो ये 40 जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह किया गया, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह करने में ये वही टर्की का जो है ड्रोन यूज किया गया। तब आप सोचिए कि इस चीज ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। भाई एक तरफ से आप खुश करना चाह रहे हो अमेरिका को भी, एक तरफ करना चाह रहे हो रशिया को भी, तो कुल मिलाकर के एक्सपोज हो गया रशिया के सामने क्लियरली। दूसरी बात सर, इसके जो ये थे कहां कहां पूरे एरिया के अंदर आपने अटैक कराया था, और रशिया का एक तरह से यूक्रेन को एक मिलिट्री एज जो मिला, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, यूक्रेन जो के ऊपर जो गाज गिरी है रिसेंटली, वो तो आप सभी को पता ही है। तो कुल मिलाकर के इस चीज से एक चीज तो प्रूव हो गई कि भारत का साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया, ईरान और इजराइल, इन तीन देशों के, इन सारे देशों के साथ में पॉजिटिव रिलेशंस का बनना, जबकि टर्की के ही एक विश्वास पात्र अजरबैजान का इजराइल के साथ में छुपी हुई डील का एक्सपोज होना, दोनों के रिलेशन को थोड़ा बिगाड़ेगा तो सही। जब वो कमजोर पड़ेगा तो बेचारा पाकिस्तान किस जगह पे जाएगा, सोचने वाली बात है। बिकॉज उसके लिए उस एरिया का एकमात्र जो सपोर्टिव एजेंट हम कह सकते हैं वो टर्की ही है। तो मेरे दोस्तों, एक डीप इनसाइड एनालिसिस करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी करें सब्सक्राइब। फिर मिलूंगा मैं कल